नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देश में चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है। 3 प्रांतों का चुनाव खत्म हो चुका है, 2 प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन मौजूदा सत्ता के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, जनता के सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो सांप्रदायिकता के ध्रुवीकरण का जो पराकाष्ठा हो सकता है उस पर हुए हैं, और वो शुरुआत किया है हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी ने। योगी जी ने हलाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है, और वो प्रतिबंध कैसा है कि साहब हलाला उत्पाद दिखा प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा, लेकिन निर्यात होगा, देशों में जा सकता है, विदेशों में जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक समुदाय विशेष के पूरे व्यवसाय को टारगेट करने की कोशिश की है। हलाला क्या है, हराम क्या होता है, झटका क्या होता है, इससे अधिकांश लोग हो सकता है परिचित न हो, लेकिन ये है हलाल एक समुदाय विशेष के लोग हलाल का ही उत्पाद खाना पसंद करते हैं, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ इतिहासविद प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं, इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं बनारस से भैरव कुमार त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ये जो है हलाला उत्पाद पर जो प्रतिबंध लगा है, हलाला क्या है, हराम क्या है, झटका क्या है, हम चाहेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी से ही कि इसे ये विस्तार से समझाते हुए अपनी टिप्पणी दें। प्रोफेसर राम पुनियानी, आप म्यूट हैं। हाँ जी सर। सबको नमस्कार। आनंद जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर आज चर्चा रखी है, क्योंकि ये जब से अभी इस पे एक ने शिकायत की कि हलाल उत्पाद करने वाले जो हैं उनके कारण जो बाकी दूसरे व्यापारी हैं उनको समस्या हो रही है, और ये हलाल का उत्पाद करने से जो इनकम होती है, जो आय होती है, उसके कारण दूसरों की आय कम हो जाती है। दूसरा कहा गया कि इससे जो इनकम होती है उसके मदद से आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है, विभाजनकारी ग्रुप को सपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार की एक शिकायत दर्ज की गई, और उसके आधार पे सरकार ने ये सर्कुलर निकाला कि हलाल के उत्पादों को उत्तर प्रदेश में उपयोग करने के लिए बैन किया जाएगा, जबकि जो निर्यात के लिए है वो चालू रखा जाएगा। अब ये हलाल क्या होता है? हलाल, जहाँ तक ये पशुओं का सवाल है, उनको जो मीट के लिए उनका उपयोग किया जाता है, तो 2 प्रकार से मारा जाता है। एक तो झटके से, यानी पूरे एक वार से उनके गर्दन को काट दिया जाता है, और हलाल ये में जो गले की जो नसें हैं और गले से जाने वाला जो विंड पाइप है, हवा की नली जो है, इसको काटा जाता है और जानवर उसमें धीरे-धीरे से मर जाता है। तो ये खास तौर से मुसलमानों की मान्यता है कि जो मीट है, मांस है, वो हलाल का ही होना चाहिए। इसके आधार पे उन्होंने मुख्य रूप से बात मीट पे लागू होती है, बाकी चीज़ों पे भी लागू होती है। यानी जो अपनी मेहनत से कमाया जाए उसको भी हलाल कहते हैं, और ये चीज़ें कई वेजिटेरियन उत्पादों पर भी ये बात लागू होती है। और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे ये केवल मुसलमान व्यापारी इससे फ़ायदा उठाते हैं, और इसलिए जो बाकी मीट के उत्पादक हैं उनको एक प्रकार से स्पर्धा में वो पीछे छूट जाते हैं। और दूसरी बात ये जो बहुत खतरनाक कही गई कि इस व्यापार में जो जुड़े हुए लोग हैं उनका संबंध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से है, उनका संबंध कुछ आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार की वाहियात बातें, बिल्कुल गलत बातों को इसके बारे आधार पे रखा गया है। अब वैसे देखा जाए तो आपने शुरुआत में जो टिप्पणी की कि चुनाव आ रहे हैं और ध्रुवीकरण की बात करने के लिए इस चीज़ को सामने लाया जा रहा है, मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जिससे खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान हो। आपको याद होगा 7 साल पहले उन्होंने जो भी मीट विक्रेता थे, उनके जिनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था,
या लाइसेंस रिन्यू होने की प्रक्रिया में था, उन सब पे एक प्रकार से बंदी लगा दी थी। और वो बंदी से बहुत सारे बड़ी कम्युनिटी के बहुत सारे व्यापारियों को नुकसान हुआ, लंबे देर तक नुकसान हुआ। तो ये उनका एक पहला कार्यक्रम था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। दूसरा फिर अगर देखे जाए तो वहाँ की राजनीति में एक तो आपका, मैं इसको जोड़ रहा हूँ क्योंकि पूरी जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका एक अपना लॉजिक है, और वो लॉजिक है, वो तर्क है एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को मार्जिनलाइज करना, उनको हाशिए पे धकेलना। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि एक तरफ जब गौ हमारी माता है के नाम पर बहुत सारे वो लिंचिंग का कार्यक्रम हुआ, और वो लिंचिंग के चलते भी जो ज़्यादा लोग मारे गए वो मुस्लिम कम्युनिटी से ही थे। तो लिंचिंग की दूसरी बात हुई। तीसरा आपने देखा, योगी जी ने एक नई परंपरा शुरू की, और वो थी बुलडोजर न्याय। बुलडोजर न्याय। अब इसमें एक शॉर्ट नोटिस पे आप नोटिस दे देते हैं, और जाके पूरे घर का जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है उसको इलीगल, ऐसी तो बहुत सारी बिल्डिंग्स इलीगल हैं, पर सभी इलीगल बिल्डिंग्स को गिराया नहीं जाता, गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को गैर कानूनी मकानों को गिराया नहीं जाता। एक खास कम्युनिटी के लोगों को, खास संप्रदाय के लोगों को, मुसलमानों को उसमें टारगेट किया जाता है। तो ये एक नया शब्द आ गया, बुलडोजर न्याय, यानी कानून को पूरी तौर से ताक पे रख देना और इस प्रकार के कदम लेना जिससे एक तो समाज की संपत्ति का नुकसान हो और एक समुदाय को पीछे ढकेलने की प्रक्रिया। तीसरा देखा जाए तो इसी राज्य में ये बातें बहुत आई जिससे नफरत फैलने की बातें थी। वो 80 बनाम 20 का एक राजनीति सामने रखा गया था, और कौन सी कितनी कितनी नफरत की बातें फैलाई गई, और अल्पसंख्यक समुदाय को जो हाशिए पे ढकेलने की प्रक्रिया है। तो शुरू में मीट की दुकानों को बंद करवाना, फिर लिंचिंग की प्रक्रिया में बहुत सारे अल्पसंख्यकों का मारा जाना, और तीसरा फिर इस प्रकार की हेट स्पीच, नफरत की भाषा, जिसके चलते बहुत सारे एक प्रकार की विभाजनकारी राजनीति मजबूत होती है। क्योंकि विभाजनकारी राजनीति का जो मुख्य आधार होता है वो ये होता है एक प्रकार से नफरत को पैदा करना। नफरत पैदा करने के लिए हेट स्पीच है, बुलडोजर न्याय है। बुलडोजर न्याय क्या, बुलडोजर अन्याय है। और तीसरा अभी जो लाया जा रहा है वो हलाल का मामला है। अब हलाल का आपको मैं बता दूं कि विश्व भर में जहाँ कई मुसलमान हैं जो केवल हलाल का मीट पसंद करते हैं। मैं यूरोप में भी कई देशों में गया हूँ, तो हलाल सर्टिफाइड जो रहता है वो आसानी से इन लोगों को स्वीकार्य होता है, क्योंकि ये इनकी मान्यता है कि उनके धर्म के आधार से जुड़ा हुआ है। और इसके आधार पे हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो कई जो हलाल सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जमात से जुड़े हुए हैं, और दूसरे मैंने इसमें पढ़ा था कई ऐसे संगठन हैं जो इस पे काम करते हैं। हलाल हलाल ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी एक है। और ये बात याद रखिए कि ये जो इकोनॉमी है ये 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। इसमें जो हमारे आहार से जुड़ा हुआ जो मेरे ख्याल से शायद ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 3.5 ट्रिलियन इसमें ये इन्वॉल्व है। तो इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था को खुले से चोट पहुंचाना, ये केवल हमारी आर्थिक व्यवस्था को ही ढीला नहीं करेगा, पर अल्पसंख्यक समाज के बड़े तबके को हाशिए पर ढकेलने का काम करेगा। और जो सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत करने का काम है, जो चुनाव के में बहुत काम आती है। चुनाव के पहले तो तेजी से इसको फैलाया जाता है। वैसे भी अभी तो समय ऐसा है कि नफरत की बातों को ज़्यादा उछाला जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी माध्यमों से, और वर्ड ऑफ माउथ से, कानाफूसी से, सोशल और व्हाट्सएप के मैसेजेस से इन चीज़ों को फैलाया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो हलाल को बैन किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी उसी प्रक्रिया का एक भाग है जो एक तरफ से समाज में बंटवारा चाहती है, ध्रुवीकरण चाहती है, अल्पसंख्यकों को मार्जिनलाइज करना चाहती है, उनको हाशिए पे ढकेलना चाहती है, उनकी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहती है। अब ये देखिए, जब मीट की दुकानों को ये किया गया, बंद किया गया कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो आप लाइसेंस रिन्यू करा दीजिए। हलाल के बारे में इतने सालों से ये परंपरा चल रही है, इतने सालों से ये चीज़ हो रही है, उसको आतंकवाद से जोड़ना, एंटी नेशनल उसको करार देना,
ये मेरे ख्याल से पूरी एक तौर से सांप्रदायिक राजनीति का एक बहुत घिनौना पक्ष है जो हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि हम इसके बारे में मैं कई कोट दे सकता हूँ कि लोगों को उनके खाने की चॉइस, उनके खाने का जो चुनाव का तरीका है, राज्य ने पूरा उसको आदर करना चाहिए। महात्मा गांधी से लेकर तो स्वामी विवेकानंद जी के आपको पूरे उदाहरण मिल जाएंगे, जहाँ वो लोगों के खाने-पीने के तरीके को मान्य करते हैं, उसको स्वीकार्य करते हैं और उसको पूरे आदर के साथ समाज में चलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में कहा है कि आप दूसरों के खाने-पीने के तौर तरीके पर बंधन लगाएँगे तो ये गलत होगा। महात्मा गांधी ने भी इसी बात को स्वीकार किया। वो खुद एक अहिंसक थे, वो खुद शाकाहारी थे, पर उन्हें इसी बात से कोई ऐतराज नहीं था कि समाज के कुछ लोग अपनी खाने-पीने के तरीके को फॉलो करते हैं। तो हलाल भी उसी का एक भाग है। कई लोग इसको मानते हैं, तो उनका पूरा आदर होना चाहिए और इस पर बैन लगाना ये उनके मेरे ख्याल से बेसिक राइट्स पर भी एक प्रकार का हमला है और इसको उम्मीद करते हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जागरूकता पैदा करें। इससे समाज के किसी तबके को नुकसान नहीं है और जो उन पे आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये टेररिज्म की फंडिंग के लिए है, एंटी नेशनल कामों के फंडिंग के लिए, वो पूरी तौर से गलत है। तो एक सही तरीके से इसको वापस रिस्टोर किया जाना चाहिए और लोगों के खाने-पीने के तरीके का पूरा आदर करना चाहिए, जो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती। इसलिए सांप्रदायिक राजनीति का विरोध और लोगों के खाने-पीने के तरीके का आदर, इसको लेकर हमें आगे चलना चाहिए। बात जय चलिए डॉक्टर ये सलीम खान साहब के पास। डॉक्टर सलीम खान साहब, अब समय तो आखिरी पड़ाव पर हम आपके साथ हैं, लेकिन हम आपको विस्तारित टिप्पणी चाहेंगे, खास करके इस पूरे इसका राजनीति का साथ ये जोगी जी कहीं न कहीं से ये पूरे के पूरे अपने आप को स्थापित करना और एक समुदाय विशेष के अर्थतंत्र को तोड़ देना ही शायद उनका मकसद है। आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? ये जो आप कह रहे हैं कि योगी जी जो है वो मुसलमानों के साथ ये करना चाहते हैं, मैं उल्टा सोचता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान तो जो खाएगा खाएगा, मुसलमान को अगर आप गोश्त नहीं देंगे तो सब्जी खाएगा। असल में योगी जी जो है वो जो उनके मतदाता हैं, हिंदू मतदाता, उनको बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए कि जैसा अभी बताया गया, कहकशां साहबा ने बताया कि जो आम लोगों को जो इन्होंने वादे किए थे उसको तो ये पूरा कर नहीं सके और ये हर मैदान में नाकाम हो गए। तो अब उनको बेवकूफ बनाने के लिए जो है इनके पास तुष्टीकरण का ये मामला है। मोदी जी जब वहां थे गुजरात में, तो ये कहते थे कि भाई भारत को शर्म आनी चाहिए कि पिंक रिवॉल्यूशन आ गया, हम सबसे बड़े जो है वो बीफ के एक्सपोर्टर हो गए। अब वो 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने तो किसी एक का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया और योगी जी कहते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए हम हलाल का लाइसेंस देंगे, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। तो ये तो क्या है कि पहली बात तो छत्तीसगढ़ और ये जो राजस्थान, एमपी में ये लोग हार रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इनकी समझ में आ गया कि आज जो हाल वहाँ हो रहा है हमारा कल यहाँ होगा। तो दूसरी बात ये है कि अमित शाह में और योगी में लड़ाई है कि भाई मोदी के बाद कौन होगा। तो अमित शाह जो है उनको ठिकाने लगाना चाहते हैं, उनको सेंटर में लाना चाहते हैं, अपने आदमी को केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो योगी को कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि वो जो है वो अपनी पोजीशन को मजबूत करे। पतंजलि का जिक्र आया था, पतंजलि के बारे में कहा जाता है, मतलब वो लोग क्लेम करते हैं कि गाय से ये दूध, ये घी बनता है, लेकिन ये बात अखबार में आ चुकी है कि वो लोग जो दूध लेते हैं उसमें कोई चेकिंग नहीं करते, उसमें भैंस का दूध भी होता है और गाय का दूध भी होता है, लेकिन ये कि उसके नाम से बिक रहा है। अमित शाह साहब कभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते कि भाई आप क्लेम कर रहे हो कि दाल ये है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। फैसिज्म का प्रॉब्लम ये है कि उसको एक किसी को डेमोन करना पड़ता है, डेमोनाइजेशन करना पड़ता है। ये लोग अपने फेलियर को करने के लिए मुसलमान को डेमोनाइज करते हैं और जो है वो अपनी वो चलाते हैं। एक दो बात मैं और कहना चाहता हूँ कि भाई एक आदमी ने अपने चीज को बेचने के लिए विराट कोहली को अपना एम्बेसडर बना दिया, दूसरा आदमी बोले इसकी वजह से जो है उसका सामान अच्छा हो गया, हमारा सामान खराब हो गया। भाई बिजनेस करने के लिए आदमी अगर कोई तरीका इस्तेमाल करता है तो इसमें कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का आर्थिक, भाई एक बकरी है,
बकरी को चराता कौन है, बकरी को पालता कौन है, बकरी को घास कौन देता है, और वो बकरी ज़बा होने के बाद जो उसकी खाल निकलती है तो उससे धंधा कौन करता है, उससे कारोबार कौन करता है। तो ये सारे कारोबार में सबके सब मुसलमान तो है नहीं। तो अगर आप इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा ऐसा नहीं है, बल्कि इसके साथ जो बाकी सारे समुदाय लगे हुए हैं उन सबका नुकसान होगा। आखिरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ, एक बार हमारे एक दोस्त भारत से आए, मैं उस वक्त अबू धाबी में था, तो मैं उनको एक मॉल में ले गया। वो बड़े कट्टर बीजेपी के समर्थक थे, तो मैंने उनको दिखाया कि भाई देखो ये जो है वो मॉल में तो सभी कुछ बिकता है। तो मैं उनको मीट के सेक्शन में ले गया, तो वहां पे हर किस्म का वो था। तो उन्होंने कहा अरे यहाँ तो पोर्क भी बिकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा भाई उसमें लिखा है पोर्क, इसलिए कोई मुसलमान वहां जाता नहीं है, खरीदता नहीं है। लेकिन जिसके धर्म में इसकी इजाजत है कि वो खा सकता है तो वो खरीदे और खाए, वो उसकी मर्जी है। तो वो बहुत परेशान हुए। तो हम लोग कहते तो हैं कि भाई हमारा बहुत बड़ा जो है वो हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोगों की बड़ी वो की जाती है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहां तो लोगों का ख्याल किया जाता है। और हमारे ये खाली खुली दावे, और ये हमारे योगी जी जैसे अभी कहा गया कि अनपढ़ है, हालांकि वो ग्रेजुएट है, बीए पढ़ा हुआ है उन्होंने, लेकिन पढ़ाई की डिग्री से कुछ होता नहीं है। और जो आदमी जो है वो तुष्टीकरण की जो राजनीति करता है वो इसी तरह के पागलपन करता है, इसलिए इससे कुछ होने जाने वाला है।